Very good morning to all of you all, my dear, and yes, we are again to a topic called as transport in plants. प्लांट वाटर रिलेशन भी कहते हैं, आप जानते ही हैं इस बात को. सो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो होगा एंडो ऑस्मोसिस. मैंने इसके पिछले लेक्चर में कराया था एक्सो ऑस्मोसिस, राइट. सो एक्सो ऑस्मोसिस छोटे में बता देता हूं ताकि आपको याद रहे. सो इट इज अ माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड. ओके, सो देखते हैं जरा यहाँ पे किस तरीके से ऐसा क्यों पॉसिबल है. व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस. तो ये रहा तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे रहा समथिंग कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ओके, नाउ इफ दिस इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन तो मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे दैट दिस इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ठीक है, और बच्चों ये रहा हाइपोटोनिक सोल्यूशन. मतलब दिस इज तो न्यूक्लियस, लेकिन ये पूरे एरिया में इट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. और अब यहां पर होगा कुछ ऐसा कि द वाटर विल मूव आउट. व्हाई? बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस टुक प्लेस. So whenever there is an exoosmosis taking place, the water, that is the solvent like water, has to move from a hypotonic solution of a cell. ये मैं यहाँ पे as an example ले रहा हूँ तो आप समझिएगा. From hypotonic solution of a cell to hypertonic solution which is present outside via semi-permeable membrane which is this. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा होगा आपको. ये देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये भी लिख देता हूं यहाँ पे सेमी परमिएबल क्या मेम्ब्रेन. अब यहां से बहुत सारी बातें सामने आएंगी. तो नाउ व्हाट विल हैपन. नाउ द सेल विल बिकम लाइक दिस. ये सेल तो ऐसे ही रहेगा सेल वॉल, बट यहाँ पे क्या हो गया सर. यहाँ पे सेल हो गया फ्लैसिड. ओके, नाउ हियर द सेल बिकेम व्हाट, फ्लैसिड माय डियर. नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज, ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, इट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, एक्सोऑस्मोसिस. और इस सेल का नाम होता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल. ये बहुत बार नहीं लिखा रहेगा, आपको याद रखना है प्लाज्मोलाइज्ड सेल. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलाइज्ड सेल. प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज अ टाइप ऑफ अ सेल in which the protoplasm of a cell had been shrinked. यहाँ पे ये shrink हो गया है यहाँ पे ये because of exoosmosis. So plasmolysis, यहाँ पे एक नया phenomenon आता है, plasmolysis. Now what do you mean by plasmolysis? Plasmolysis is a phenomenon, it's a process in which the cell becomes flaccid or the cell undergo, I mean here यहाँ पे the shrinkage of a protoplasm took place due to exoosmosis. ये बात आप याद रखेंगे. तो यहाँ पर ये प्लाज्मोलाइसिस भी हुआ है. और प्लाज्मोलाइसिस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एक्सोऑस्मोसिस. शब्द याद रहे, ये आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज व्हाट, इट इज अ बेसिकली अ फ्लैसिड सेल. अब हम लोग बात करेंगे एंडोऑस्मोसिस की. What do you mean by endoosmosis? Yes, it is the migration of a solvent like water into the cell. मान लेते हैं इस सेल को मैं एज एन एग्जांपल ले लेता हूं. ठीक है, ये यहाँ पे श्रिंक्ड सेल है और बाहर की तरफ यहां पे बांध लेते हैं इस तरीके से पूरा एरिया. इट इज व्हाट इट इज. ये वाले को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है, हाँ. और ये जो है ये इसको बोलेंगे यहाँ पे ये न्यूक्लियस सेंटर में, और ये हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ओके माय डियर. सो यहाँ पर आपको दो चीज मिल रही है, एक है हाइपोटोनिक सोल्यूशन और एक है हाइपरटोनिक सोल्यूशन. तो यहाँ पे अगेन देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर विल बी टेकिंग प्लेस फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू दी हाइपरटोनिक सोल्यूशन. अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज ऑफ सेल और बाहर की तरफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन है. अगेन दिस सेल विल बिकम लाइक दिस. ये देखिए यहाँ पर सेल ऐसे हो जाएगा, ये फूल जाएगा, देखो इस तरीके से. ओके, सो यहां पर क्या हुआ, यहाँ पे ये वापस जो है वो क्या हो गया, फिर से फूल गया. तो यहाँ पे इस फिनोमिनन का नाम है एंडोऑस्मोसिस.
राइट। और यहाँ पे जो ये हुआ, यहाँ पे सेल हो गया टर्जिड सेल, राइट। तो यहाँ पे टर्जिडिटी आ गई, माने सेल के प्रोटोप्लाज्म का फूल जाना इज अ टर्जिडिटी। और यहाँ पर अगर ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल के साथ ऐसा किया गया है तो इस फिनोमिनन को डीप्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं। शब्द याद रहे, अगर आपने प्लाज्मोलाइज्ड सेल लेके अगर यहाँ ये किया होता तो इसको डीप्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। लेकिन फिलहाल हमने एक नॉर्मल सेल इमेजिन करके चलिए कि हमने एक नॉर्मल सेल लिया है जहां पर बेसिकली उस सेल का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है और बाहर जो सोल्यूशन रखा है दैट इज हाइपोटोनिक। अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पे वाटर हैड एंटर्ड इनसाइड, सो दिस कॉजेज द टर्जिडिटी इन अ सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म बिकम्स टर्जिड। टर्जिडिटी इंक्रीजेस टर्गर प्रेशर। अब आप मुझे कहोगे सर टर्गर प्रेशर क्या होता है? सो टर्गर प्रेशर इज अ प्रेशर exerted by a turgid cell sap on to the cell membrane and cell wall। मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, आई नीड टू रब दिस। मैं हटता हूं यहां पे। नाउ दिस इज जो हम लोग आप यहां पे पढ़ेंगे वो होगा टर्गर प्रेशर मेरे बच्चों, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखाया ऑस्मोसिस, फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया एंडो ऑस्मोसिस, फिर मैंने आपको दिखाया एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। पहले एक्सो ऑस्मोसिस दिखाया, फिर बाद में एंडो ऑस्मोसिस दिखाया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं टर्गर प्रेशर। जो डेफिनेशन मैंने बोल के दिखाया था वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि टर्गर प्रेशर इज व्हाट? इट इज अ प्रेशर। तो लिखना पड़ेगा टर्गर प्रेशर इज व्हाट? क्या लिखूं टर्गर प्रेशर के लिए आप मुझे बताइए। टर्गर प्रेशर इज, पहला पॉइंट, टर्गर प्रेशर इज व्हाट? इट इज अ प्रेशर exerted by, टर्गर प्रेशर इज अ प्रेशर exerted by whom? It is a pressure exerted by turgid cell। So turgor pressure is a pressure exerted by a turgid cell sap onto the dash। सेल वॉल लिख दूं तो लिखना तो पड़ेगा, लेकिन सेल वॉल के पहले आप लिखेंगे onto the cell membrane and cell wall। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्गर प्रेशर इज अ प्रेशर exerted by turgid cell onto the plasma membrane और cell membrane and cell wall in fully turgid cell। लिख देता हूं, in fully turgid cell DPD will be zero। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है वो जीरो रहेगा। सेल वॉल बीइंग थिक एंड रिजिड allows or exerts a counter pressure on the cell sap and this phenomenon is termed as wall pressure मेरे बच्चों। तो ये भी लिखना पड़ेगा, what do you mean by wall pressure? तो इसका लॉजिक है, wall pressure is a type of a pressure applied by dash, pressure applied by, तो वापस याद रखो wall pressure is a pressure, I can say it's a counter pressure, okay? So it's a pressure what? It's a pressure applied by or counter pressure। चलो counter pressure शब्द लिख लेते हैं। So wall pressure is a counter pressure applied by cell wall on the dash। ऑन द क्या करूं मैं? ऑन द डैश, तो मैं लिखूंगा ऑन द सेल सैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे बच्चों। सो व्हाट डू यू मीन द वॉल प्रेशर? वॉल प्रेशर इज अ काउंटर प्रेशर अप्लाइड बाय अ सेल वॉल ऑन अ सेल सैप। व्हाई डज अ सेल वॉल इज अप्लाइंग अ प्रेशर? बिकॉज सेल वॉल इज डैश एंड डैश। तो सेल वॉल इज, दो पॉइंट आपको यहां पे याद रखना, थिक एंड रिजिड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो सेल वॉल इज व्हाट? Thick and rigid and this phenomenon is termed as what?
वॉल प्रेशर. सो आई कैन से ऐसे मौके पे कि इन फुली टर्जिड सेल, यहां पर भी लिख देता हूं, इन फुली टर्जिड सेल, फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला बन जाएगा. इन फुली टर्जिड सेल व्हाट विल हैपन, तो पता चलेगा कि टर्गर प्रेशर टीपी, ओके, टीपी इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर. बट दे ऑपरेट इन विच डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन. सो ये भी पॉइंट लिखना पड़ेगा, बट दे ऑपरेट इन डैश डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. सो बट दे ऑपरेट इन व्हाट, ऑपोजिट डायरेक्शन. सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चालू करने जा रहे हैं, इट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर. Okay my dear, so now what we are going to start is something called as osmotic pressure. नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. ठीक है. अब यहां पर द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज टर्म्ड एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर. ये बात बहुत नॉर्मल और बहुत सिंपल लग रही है कि प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन इतना सिंपल तो है नहीं. सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हाट, इट्स अ प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन which is required in opposite direction. So लिख देता हूं भाई, osmotic pressure is what, it is a pressure of a solution. बहुत important point है, याद रखना. So it's a pressure of a solution which is required in, तो आगे लिखेंगे which is required in dash. तो किधर रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड इन ऑपोजिट डैश, ऑपोजिट डायरेक्शन मेरे बच्चे, सो एज टू स्टॉप द एंट्री. तो सो एज टू स्टॉप द एंट्री ऑफ क्या, सॉल्वेंट. So as to stop the entry of solvent molecule where, into the cell, solvent molecule into the cell. हम यहाँ पे सारे जो कंपैरिजन ले रहे हैं, सारे जो फिनोमिनन पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे फिनोमिनन इज कंप्लीटली रिलेटेड टू सेल्स. तो इसलिए हम लोग बार बार यहाँ पर सेल का ले लेते हैं. सो मैंने क्या बोला, इट्स अ प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, माने सॉल्यूशन प्रेशर लगाने वाला है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप एक सेल ले लेंगे, तो अगर यहां पे एक सॉल्यूशन है यहां पे इस प्रोटोप्लाज्म में, तो ये इतना प्रेशर लगा रहा है कि बाहर का सॉल्वेंट इज नॉट एबल टू एंटर. अगर ऐसा हो रहा है ना, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. मैं रोक दूंगा, मैं नहीं आने दूंगा किसको, सॉल्वेंट को. ये होता है ऐसा. सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हाट, इट्स अ प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ अ, ये न्यूक्लियस बना देता हूं. सो प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ सेल विच इज रिक्वायर्ड इन डैश डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, सो एज टू स्टॉप द एंट्री ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट. मैं सॉल्वेंट को अंदर एंटर होने दूंगा नहीं. इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं क्या, इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं something called as osmotic pressure. Okay, ज्यादा सिंपल में बोलना है तो इट इज osmotic pressure of a solution is equivalent to the pressure which must be exerted upon it to prevent the flow of solvent across the semi permeable membrane. माने इतना प्रेशर लगा देना कि सॉल्वेंट अंदर एंट्री नहीं कर पाए और वो क्रॉस नहीं कर पाए क्या, something called as semi-permeable membrane. So therefore what happens here is, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आएगा यहां पे, याद रखो, dpd is equal to dash osmotic pressure minus टर्गर प्रेशर. अब इतना पानी फुल हो गया, इतना सॉल्यूशन में वाटर आ गया कि अब ये वाटर अंदर आने दे नहीं रहा. सो यहां पे याद रखो डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज ऑलवेज, माने जो थर्स्ट है ना, थर्स्ट याद रखो, जो थर्स्ट है ना ऑफ अ सेल, वो हमेशा दो लोगों पे डिपेंडेंट रहती है. एक ऑस्मोटिक प्रेशर पे,
अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, याद रखो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ तो वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस क्या होगा, टर्गर प्रेशर। सोचो, सोच के दिमाग आगे सेट करो कि डीपीडी इज अ थर्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर मैं सॉल्वेंट अंदर आने दूंगा नहीं, माइनस टर्गर प्रेशर, माने कुछ तो ताकत लगाने की कोशिश करें, लेकिन टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर टर्गर प्रेशर बहुत सिंपल सा बात है, टर्गर प्रेशर कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर से जब आप उसको माइनस करोगे तो वो आंसर जो आएगा इट विल बी डीपीडी। प्लीज याद रखो, सो दैट यहां पर एक पॉइंट होना चाहिए कि टर्गर प्रेशर शुड बी इक्वल टू व्हाट, वॉल प्रेशर। माने वॉल यहां पे से जो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, आपको ये बात भी याद रखना है। सो अगर ऐसा होगा तो मुझे एक बात और समझ में आएगी कि डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस डैश वॉल प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर से लग रहा है, सॉल्वेंट को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, और वॉल प्रेशर भी इसको ताकत लगा रहा है, राइट। अगर ऐसा हुआ तो वहां पे जो डिफरेंस पैदा होगा, इस डिफरेंस को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। मैं आपको इसका भी एक तरीका बताता हूं कि अगर फ्लैसिड सेल रहा, इन फ्लैसिड सेल, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, पचका हुआ सेल रहा अगर, सो यहां पे टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज व्हाट, 0। अब दिमाग लगाते हैं ना, यहां पे अगर ये सेल यहां पे इस तरीके से बना और ये पचका हुआ सेल है, देखो ना ऐसा, तो भाई टर्गर प्रेशर तो यहां 0 हो रहा है ना। अब कुछ वैल्यू चलो दिख रहा है मान लेते, लेकिन ये और पचक गया तो यहां पे ये ताकत तो लगा ही नहीं रहा, तो टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू 0 हो गया। अब अगर टर्गर प्रेशर 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया, देखो ना, टर्गर प्रेशर अगर मैं यहां 0 कर दूं, ये देखो यहां पे अगर मैं टर्गर प्रेशर 0 कर दूं तो आंसर आएगा डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी आप ही सोचेगा पचका हुआ है ना, हाँ या ना, तो जब तक शब्द याद रहे डीपीडी थर्स्ट कब तक रहेगा, जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज्यादा ना हो जाए, मतलब पानी खींच खींच के वो इतना ना फैल जाए कि उसके बाद यहां पे सॉल्वेंट का अंदर एंट्री नहीं हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। तो डीपीडी अगर इंक्रीज्ड है, यहां पे जरूरत है डीपीडी का, तो ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहां होगा, प्लीज याद रखना। और टर्जिड सेल में देखो ना, वापस देखते हैं, इन टर्जिड सेल अगर आप देखते हैं तो वहां पे डीपीडी, अगर डीपीडी 0 है, क्योंकि यहां पे चाहिए नहीं ना भाई, डीपीडी इज 0 रे बाबा। क्यों 0? फूला हुआ सेल है ना, मान लेते इसको और फुला देते हैं, ये सेल को और ज्यादा फुला देते हैं बेटा, जरा प्लीज ध्यान देना, ये ऐसे फुल एकदम ऐसा, ओके, कुछ इस तरीके से। अगर मैंने इतना ज्यादा फुला दिया सेल को तो टर्गर, यहां पे डीपीडी 0 हो गया, अब तो वाटर अंदर आएगा ही नहीं। सो टर्गर प्रेशर विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं आपको वापस बोल रहा हूं मेरे बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज व्हाट, इट्स अ प्रेशर अप्लाइड बाय द सॉल्यूशन which does not allow or prevent the entry of solvent inside। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा कब? ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल तब होगा जब टर्गर प्रेशर होगा 0। तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डीपीडी के जैसा हो जाएगा, माने अब उसको पानी खींचना है। प्लीज याद रखो, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर इतना कम हो गया कि खूब पानी आएगा। ये खूब पानी इसलिए आएगा क्योंकि सेल फ्लैसिड हो गया, और सेल फ्लैसिड हो गया तो टर्गर प्रेशर 0 हो गया। टर्गर प्रेशर 0 हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी नीचे चला गया, तो वो भर के पानी को अंदर आने देगा, याद रखना। और वो जितना पानी आने देगा ना, दैट विल बी डीपीडी बाबा। जितना पानी वो आने देगा दैट विल बी डीपीडी, क्योंकि यहां पे ओपी एकदम कमजोर हो गया है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डीपीडी 0 कब हो सकता है?
थर्स्ट, थर्स्ट कब खत्म हो सकती है? थर्स्ट तब खत्म हो सकती है जब, शब्द याद रहे, जब टर्गर प्रेशर मैक्सिमम होगा। और टर्गर प्रेशर जब मैक्सिमम होगा तो उस समय का वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, माने ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मैक्सिमम, मतलब वो एंट्री करने देगा नहीं। तो हां, मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मिनिमम, दैट विल बी इक्वल टू डीपीडी। ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मिनिमम, दैट विल बी इक्वल टू डीपीडी, माने बहुत ज्यादा वाटर को एंट्री मिलेगा। और यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू समथिंग कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर मेरे बच्चों, टर्गर प्रेशर, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अब वहां पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंस ऑफ टर्गर प्रेशर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, इट कीप्स द सेल एंड ऑर्गेनल्स स्ट्रेच्ड, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ सपोर्ट टू नॉन वुडी टिश्यूज। अरे भाई, जहां जहां टिश्यूज है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां नॉन वुडी टिश्यूज है वहां टर्जिडिटी ही, टर्गर प्रेशर ही अपना बड़ा रोल प्ले करता है। Not only that, turgor pressure is essential for cell enlargement during growth, and they are the one who maintain the shape, my dear, of cell and facilitates the opening and closing of stomata. शब्द याद रखना। एक और बात याद रखना, जरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इट इज समथिंग कॉल्ड एज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, माय डियर। अभी मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ टर्गर प्रेशर बताया, अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस बता देता हूं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू रूट। ऑस्मोसिस से ही वाटर जो है वो रूट के अंदर एंट्री करता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ अ सेल। ऑस्मोसिस से ही टर्जिडिटी ऑफ सेल मेंटेन होता है। Not only that, cell to cell movement of a water is also done by the help of something called as osmosis. They offer, they offers a resistance to what? Drought, frost and all that stuff, मेरे बच्चों. And they also helping something called as drooping of leaflet, word याद रहे, and leaf in vicinity of touch me not plant, नाम तो सुना ही होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है, इट इज समथिंग कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेरे बच्चों। मैं आपको बता दूं, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि इट इज अ पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट। सर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट होने वाला है? हाँ सर। अभी तक तो आप सॉल्वेंट चिल्ला रहे थे। हाँ, मैं चिल्ला रहा था, अब मैं चिल्ला रहा हूं सॉल्यूट। मैंने पहले भी डिस्कस किया, बट थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूं। So it is what? It is passive absorption of a solute when mediated by a carrier protein. Word याद रखना, passive absorption of a solute is taking place when it is mediated by a carrier protein. The phenomenon is termed as facilitated diffusion. And here the particle can be what? If the particle are lipid soluble. मान लीजिए जो particle lipid soluble है वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू घुस पाएंगे। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो लाइपोप्रोटीनेशियस सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उससे वो घुस पाएंगे। डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट हैज टू बी फैसिलिटेटेड। जो पानी से प्यार करते हैं ना, उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। वो लिपिड से प्यार करने वाले तो घुस जाएंगे, मैंने पहले भी डिस्कस किया, बट मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स एज वेल एज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा जो लिपिड लवर्स है, या वो लिपिड में डिसॉल्व हो सकते हैं, ऐसे लोग जो है मूव कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स की। तो हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स को जो है वो फैसिलिटेट करना पड़ता है। किससे करोगे फैसिलिटेट? उनको उनका डिफ्यूजन बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे वो जो लिपिड लोग होते हैं ना, दे डू नॉट अलाउ वो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर लवर्स जो है ना, वाटर लवर्स सब्सटेंस, दे विल नॉट बी एंटर्ड इनसाइड। उनको अंदर नहीं लिया जाएगा। तो उनको अंदर लेने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना पड़ता है, माने वहां पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। आप ऐसे प्रोटीन्स का एग्जांपल दीजिए सर, आप मुझे बोलेंगे। सो ऐसे प्रोटीन का एग्जांपल मैंने आपको एक्वापोरिन्स करके बताया था, आपको याद होगा।
और certain ion channels मेरे बच्चे. This protein helps in movement of a substances across the membrane without expenditure of. देखो तुम्हारे बुक में without expenditure of क्या लिखा है मालूम है क्या? एनर्जी लिखा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा it is because of without expenditure of metabolic energy मेरे बच्चे. हाँ, एक खास बात यहां पर यह है कि concentration gradient must be present for the molecules to be diffused through facilitated diffusion मेरे बच्चों. समझ में आया मेरे बच्चों? So now what we are going to study is a very new concept called as water potential मेरे बच्चों. Water potential is represented by a Greek letter called as psi. तो Greek letter psi से represented होता है, तो ये मैं इसको ऐसे कर दूं, right? Now according to the principle of thermodynamics, ऐसा सुना है मैंने और मैं ऐसा मुझे जब पढ़ाया गया था तो मुझे ये याद था कि एवरी कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम इज हैविंग अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ अ फ्री एनर्जी विच इज यूज्ड टू डू अ वर्क. सर इसका मतलब समझाइए. आपके पास ग्लास में पानी है और आप उस ग्लास के पानी को बस खाली हल्का सा धक्का दे दीजिए, वो पानी पूरा ऐसा बह जाएगा. आप खाली ग्लास, कांच का ग्लास लीजिए, ऐसे रख दीजिए, तो आप उसको छोड़कर चले जाइए, आपको लगेगा कि नहीं नहीं यहाँ पे तो सब कुछ एकदम स्थिर हो गया है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. वो अपने अंदर ही वहां पे वो घूमते रहते हैं. द मॉलिक्यूल दे शो रैंडम मोशन. ग्लास का पानी कभी भी स्टिल नहीं होता. तो वो क्यों नहीं होता स्टिल? क्योंकि उसके अंदर है फ्री एनर्जी. अब अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी की वजह से वो वर्क कर रहा है, वो मूव कर रहे हैं उनके मॉलिक्यूल्स. ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी. जो ऑस्मोसिस आपने देखा ना, अंदर जाना बाहर आना, ये सारी चीजें, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अ फ्री एनर्जी. ये बात आप याद रखिए. फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज, आई मीन इन अ केमिकल सिस्टम इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल. मैं बोलने वाला ना, फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज अ केमिकल पोटेंशियल. लेकिन बोलने का स्टाइल, करेक्ट स्टाइल ये होना चाहिए कि फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम इज टर्म्ड एज केमिकल पोटेंशियल एंड द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ वाटर इज टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल मेरे बच्चों. Now, जैसे मैंने बताया कि it is related or it is denoted by something called as PSI psi. So, water potential of a protoplasm is always equal to but opposite in a sign to DPD, right? तो मुझे लिखना पड़ेगा water potential is what it is equal to DPD, लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन लग जाएगा. It has a negative value. So the unit of measurement of water potential is always done in BARS, bars, right? Please याद रखना, it is bars और pascals और एक और वर्ड आता है atmospheres. ये तीनों शब्द याद रखना है, भूलना नहीं है. Water potential of a pure water is always 0. ये भी बहुत बड़ी बात है. Water potential of a pure water is 0. सर ये कौन सा बहुत बड़ा चीज आपने लिख दिया? वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्योर वाटर इज 0. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये रहा आपके पास ग्लास, और इस ग्लास में अगर इतना वाटर है तो वाटर पोटेंशियल, अगर मैं इस ग्लास से कंपेयर करूं, अगर इस ग्लास में इतना वाटर है तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और इसका वाटर पोटेंशियल कम है. क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहेगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा, माने उतना ज्यादा वर्क डन होगा. So the potential of a water here is more because they are showing kinetic energy. So it is nothing but a chemical potential of a water. So chemical potential of a water is called as water potential. So this is, ये देखो यहाँ पर ये इतना ही है, right? तो ये इतना ही मूवमेंट करेंगे, ये इतना ज्यादा मूवमेंट करेगा.
अब अगर मैं ये वाटर को पूरा फुल कर दूं, ऐसे पूरा फुल, ऐसे पूरा फुल कर दूं, राइट, फुल कंप्लीट एकदम ऐसा भर दूं ऐसे, तो अगर मैंने इसको पूरा भर दिया ऐसा मेरे बच्चों, तो मुझे आप बताओ कि किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया। अब इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया, और इसका वाटर पोटेंशियल तो मैं कहता हूं मैक्स हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो वाटर हमने लिया, ये वाटर प्योर वाटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा। मान लेते हैं कि ये प्योर वाटर है, सो प्योर वाटर का यहां पे वाटर पोटेंशियल हो गया मैक्सिमम। उस मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल को आपको पकड़ना है 0। सो वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर में सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल्स है मेरे बच्चों, उसके अंदर और कुछ नहीं है, राइट। अब अगर आप यहां पे इस प्योर वाटर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्योर वाटर, उस मैक्सिमम वैल्यू को आपको 0 पकड़ना है बच्चा। तो जैसे ही आप 0 पकड़ लोगे उसको, अब अगर आपने थोड़ा सा सल्यूट डाल दिया यहां पे, तो कुछ वाटर तो बाहर निकल जाएगा, बट ये सल्यूट यहां पर रहेगा ऐसा। तो यहां पे सल्यूट डालने के बाद आपने कुछ डाल दिया, शक्कर वक्कर डाल दिया, एडिशन कर दिया, तो भाई ये वाटर को लगेगा रेजिस्टेंस, और ये वाटर घूम नहीं पाएगा जितना फ्रीली वो पहले घूम पा रहा था। अभी वो उतना फ्रीली नहीं घूम पाएगा। वो उतना फ्रीली अभी क्यों नहीं घूम पाएगा? क्योंकि उसके अंदर तुमने सल्यूट डाल दिया, माने तुमने उसका वाटर पोटेंशियल क्या कर दिया, तुमने उसका वाटर पोटेंशियल कम कर दिया। जब आप कम करोगे, तो जब आपने इसको 0 मान के रखा है, जब आप इससे नीचे उतरोगे तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ही आएगी। So more you put solute, less will be the movement, less will be the movement, less will be the water potential. So water potential of a pure water is always 0. Addition of any solute in it decreases its psi value and therefore it is नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि आपने मैक्सिमम को ही 0 मान लिया है। अब आप कुछ सल्यूट डाल दोगे तो ये 0 से नीचे उतर जाएगा ना रे भाई, तो ये नेगेटिव पकड़ना होगा। एक और बात मुझे बतानी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज टर्म्ड एज, आजकल नाउअडेज इट इज टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल। ये पहला बात। पॉइंट नंबर 2, ऑस्मोटिक प्रेशर नाउअडेज is termed as osmotic potential। प्लीज याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड टर्गर प्रेशर PP nowadays is termed as pressure potential। बहुत ही महा इंपॉर्टेंट है ये। और प्रेशर पोटेंशियल बोलने के बाद ये बोल दूं कि इट हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, इट ऑलवेज हैज पॉजिटिव वैल्यू मेरे बच्चों। Water always flows from less negative potential to more negative water potential। आप बोलोगे अरे less negative water potential to more negative water potential क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल माय डियर, हैव अ गुड डे।